Greetings from ABSIT Ghaziabad. I am Sakshi Malik, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at ABSIT Ghaziabad. Today we have reached at another level for the video lectures of software engineering. Previous lectures में हमने काफ़ी important topics discuss किए थे. Just वाला जो previous lecture था, इससे just पहले lecture में हमने requirement engineering की process पूरी define की थी, उसके phases हमने span किए थे. और जस्ट इमीडिएट जो टॉपिक हमने कवर किया था दैट वाज फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, क्या क्या फेजेस होते हैं, क्यों उसको स्टडी करते हैं, ये सब हमने देखा था. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग दिस डिस्कशन इज एसआरएस डॉक्यूमेंट. एसआरएस डॉक्यूमेंट हम पहले वाले लेक्चर्स में काफ़ी इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है. कई बार बहुत सारे फेजेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिक्वायरमेंट में अपने आप में एसआरएस की ज़रूरत पड़ती है. तो हमने ऑन एंड ऑफ कई बार एसआरएस का डिस्कशन किया है. अभी फॉर्मली एज अ टॉपिक हम इसको पिक करके लेके आए हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. एसआरएस इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शीट. एसआरएस एक शीट होती है, एक बहुत फॉर्मल और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि एसआरएस जो है हमारा वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में हमें मिलता है. एज ए रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस हमें एसआरएस डॉक्यूमेंट मिलता है. और ये डेवलपर और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करता है. तो एसआरएस डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और डॉक्यूमेंट भी है रियल लाइफ में. एसआरएस डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शीट इसका फुल फॉर्म है. नाम से ही अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होंगी, मतलब डिटेलिंग जितनी भी होगी कि हमें सॉफ्टवेयर से क्या क्या हमारे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है, उसका पूरा डिटेल्ड की जो स्टडी होगी वो हम इस डॉक्यूमेंट में रखेंगे. अब एक एक करके एसआरएस के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है गोल्स ऑफ एसआरएस. क्या फाइनल गोल्स हैं हमारे एसआरएस बनाने के, एसआरएस लेके आने के अपनी इंजीनियरिंग प्रोसेस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एसआरएस क्यों हमने इंकलकेट किया है. गोल्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो फीडबैक टू कस्टमर. एसआरएस जब बनता है तो इट सर्व्स एज अ फीडबैक टू कस्टमर. पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि एसआरएस जब फ्रीज हो जाता है, एसआरएस जब बन जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में. उसके बाद कोई भी इफ एंड बट नहीं रहता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट थी, आपने हमें ऐसा फीचर डाल के दे दिया है हमारे सॉफ्टवेयर में. ये सब बताया था हमने कि ह्यूमन रिसोर्सेज में, जब ह्यूमन रिसोर्सेज डील करते हैं आपस में, कोई भी दो पर्सन्स जब डील करते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हो जाते हैं. तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना लेते हैं. तो सबसे पहला जो गोल है एसआरएस का वो यही है, फीडबैक टू कस्टमर. इट विल प्रोवाइड अ फीडबैक टू द कस्टमर. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन. एसआरएस बनने के बाद हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है हमारी कस्टमर की. उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर फिर हम जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास स्पेसिफाइड होकर आती है उनको डिकम्पोज कर सकते हैं स्मॉल पोर्शंस में, और अकॉर्डिंगली फिर अपना डिज़ाइन और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की. नेक्स्ट इज इनपुट टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन. जो एसआरएस है वो डिज़ाइन टीम को हम हैंडओवर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं एज एन इनपुट. डिज़ाइन टीम को जो डिज़ाइन प्रिपेयर करना है वो एसआरएस बेसिस पे करना है. उनको कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर कौन है, एंड यूज़र कौन है, उनसे कोई कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना है. उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, दैट इज़ एसआरएस. तो डिज़ाइन टीम का जो इनपुट है वो एसआरएस रहेगा. एसआरएस डिज़ाइन टीम की इनपुट डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआरएस के बेसिस पर डिज़ाइन बनेगा और डिज़ाइन के बेसिस पर ही फिर हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. तो सब कुछ एसआरएस पे डिपेंड होगा. और एसआरएस किस पे डिपेंड होगा, हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस हमने इससे जस्ट पहले पढ़ी थी. तो तब भी हमने बताया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वैलिडेशन चेक. प्रोडक्ट का जो वैलिडेशन चेक है वो एसआरएस में हो जाता है. एसआरएस में हमें पता चल जाता है कि कितना वैलिड प्रोडक्ट है हमारा, मतलब कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट आई है और उसके बेस पे जब हम एसआरएस बनाते हैं तो हम उसमें एक व्यू करके हमें पता चल जाता है कि इज दिस प्रोडक्ट वैलिड वे टू डेवलप और नॉट. तो वैलिडेशन चेक भी हो जाता है एसआरएस के बेसिस पे हमारा. ये हमारे गोल्स थे एसआरएस के. नेक्स्ट जो एसआरएस के रिगार्डिंग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एसआरएस. एसआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो हमें फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ गुड एसआरएस.
सबसे पहले ये कि वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज इज लाइक कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं होनी चाहिए और कुछ मिस भी नहीं होनी चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन हमसे। स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेट प्रोवाइडेड है हमें IEEE की तरफ से। IEEE ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे हमें डॉक्यूमेंट बनाना है। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉक्स व्यू। ब्लैक बॉक्स व्यू क्या होता है हमारा? बेसिकली ब्लैक बॉक्स व्यू हम टेस्टिंग में पढ़ते हैं, 4th यूनिट में हमारी टेस्टिंग आएगी। ऐसे जनरली अभी हम बता देते हैं कि ब्लैक बॉक्स व्यू क्या होता है। ब्लैक बॉक्स इज लाइक, जस्ट इमेजिन अ बॉक्स दैट इज कलर्ड विद दैट इज पेंटेड विद अ ब्लैक कलर। तो अगर हम एक ऐसा बॉक्स इमेजिन करें जो पूरी तरह से ब्लैक कलर से पेंटेड है, तो हमें क्या पता चलेगा कि एक बॉक्स है, बस वो ब्लैक कलर का है। हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है। सपोज हमने ये पेन रख दिया, ये स्टाइलस है मेरे पास, ये स्टाइलस उसमें रख दिया है और ये पेन भी उसमें रख दिया है, और ये कोई ब्लैक बॉक्स है, सपोज दिस वन माई मोबाइल, इसको हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह कंसिडर कर लेते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स है और मैंने इसमें कुछ आइटम्स प्लेस कर दिए हैं। तो क्योंकि ये ब्लैक कलर से पेंटेड है तो हमें नहीं आइडिया होगा कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। सेम ऐसा ही जब ब्लैक बॉक्स का कंसेप्ट हम सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं तो सेम यही लॉजिक होता है। ब्लैक बॉक्स उन कंसेप्ट्स को हम बताते हैं कि जिसमें हमें सिर्फ ये पता है कि ये इनपुट देने पे हमें ये आउटपुट मिलेगा, सिर्फ ओवरव्यू पता है हमें उस चीज़ का, हमें इंटरनल लॉजिक नहीं पता होता है। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस या ऐसा कोई भी मॉड्यूल हमारा जिसमें हमें इंटरनल डिटेलिंग नहीं पता होती है, सिर्फ एक ओवरव्यू ऊपर से पता होता है कि एक ब्लैक बॉक्स है, तो ऐसी अप्रोच को हम हमेशा ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। जैसे टेस्टिंग भी ऐसी टेस्टिंग जिसमें हमें पता है कि ये इनपुट देने पे हमें ये आउटपुट मिल जाए, कैसे आउटपुट मिल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उस टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। आगे फर्दर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। सेम वैसे ही SRS का जो व्यू होना चाहिए वो ब्लैक बॉक्स होना चाहिए। मतलब इतनी सिर्फ स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए कि ये फीचर हमें मिलना है, ये फीचर डिमांड किया है कस्टमर ने और ये फीचर हम उसको डेवलप करके दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, इंटरनल लॉजिक वो सिर्फ डिज़ाइनिंग टीम देखेगी, वो भी SRS पे हमें नहीं जाना है उस पर। तो दैट इज़ अबाउट ब्लैक बॉक्स व्यू, कि सिर्फ हमें पता करना है कि ये इनपुट मिलने पे हमें ये आउटपुट देने पे ये इनपुट देने पे हमें ये आउटपुट मिल रहा है, इंटरनल लॉजिक पे हमें नहीं जाना है। कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी इज जो कंसेप्ट लेकर हम चले हैं कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, वो कंसेप्ट मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज वेरीफाइबल। हम किसी भी स्टेप पे अपने SRS को अगर वेरीफाई करें अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एंड यूजर के साथ या अपने डेवलपर के साथ, तो दैट मस्ट बी प्रॉपर्ली वेरीफाइबल बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द SRS। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू अनडिजायर्ड इवेंट्स। SRS ऐसा बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम रिजिड हो कि बस यही इतने इनपुट पे हमें ये आउटपुट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि इवन ऑपरेशंस में भी या टेस्टिंग टाइम या डेवलपमेंट टाइम पे भी कुछ अनडिजायर्ड इवेंट्स या कुछ अनडिजायर्ड इनपुट्स ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब एनकाउंटर करने पड़ते हैं हमें। अनडिजायर्ड ऑब्वियसली वो किसी ने कॉल करके तो बुलाया नहीं है उनको, तो अनडिजायर्ड सिचुएशंस हमारी रियल लाइफ में भी आ जाती है कई बार। तो सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में या फिर SRS से जब हम डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी कुछ अनडिजायर्ड इवेंट्स या कुछ अनडिजायर्ड इनपुट्स हमें मिल सकते हैं। तो उनको मतलब उनके लिए भी कोई स्कोप होना चाहिए हमारे SRS में, ये भी SRS की एक प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करेगा अगर हमारा SRS, तब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक अच्छा SRS डॉक्यूमेंट बनके तैयार हुआ है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल वन, उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये ऑब्वियसली होल्ड ही करता है क्योंकि इतने फेजेस को पास करके हमने SRS बनाया है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है हमारे SRS और ये गोल्स फुलफिल होने चाहिए हमारे SRS में। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम मूव करते हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS डॉक्यूमेंट। कुछ जैसे कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है वैसे ही कुछ हमारी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, जैसे करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, अनएम्बिगुअस, वेरीफाइबल, मॉडिफाइबल। करेक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते तो इट मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने डाल दी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसमें नहीं है। ये किसी भी जनरल डॉक्यूमेंट की भी अगर हम बात करें तो वो कंप्लीट होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेनली हमारे जनरल डॉक्यूमेंटेशन से ही एक्सट्रैक्ट आउट की गई हैं। नेक्स्ट इज एम्बिगुअस, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउटफुल वाली चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज वेरीफाइबल, अभी हम जो पढ़कर आए हैं लास्ट में कि किसी भी स्टेक होल्डर से अगर हमें वेरीफाई करना पड़े तो दैट मस्ट बी वेरीफाइबल। मॉडिफाइबल होना चाहिए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर डिमांडेड है कहीं पर, क्योंकि वही ह्यूमन रिसोर्स
रिसोर्सेज इन्वॉल्व है तो मॉडिफिकेशन का स्कोप हमें रखना ही पड़ता है हर फेज़ में। इसके बाद ट्रेसेबल, इजीली हमारा जो डेवलपमेंट का फेज़ चल रहा है वो उसको हम ट्रेस कर पाए कि अब इतना काम हो गया, इतना बाकी है, इतना बजट हम लगा चुके हैं, इतना लगाना है, वो ट्रेसेबल और ट्रेस कर सकें हम। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब मॉडिफिकेशन हम कर सके लेकिन इतना भी नहीं मॉडिफाइबल होना चाहिए कि एकदम अलग ही डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए आगे जाकर कहीं। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट के लिए ये स्पेसिफिकेशंस है तो यही स्पेसिफिकेशंस रहेगी, थोड़ा बहुत हम उसमें चेंज कर सकते हैं, वो मॉडिफाइबिलिटी में आता है। नेक्स्ट इज टेस्टेबिलिटी, किसी भी लेवल पर हम टेस्ट करने की कोशिश करें तो आराम से हम उसको टेस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट इज क्लैरिटी, इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर, जो भी हम स्टेटमेंट अपने सारस में लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी ऐसे लिखी है तो ये प्रॉपर्टी हमें ऐसे ही बन के मिलेगी, क्योंकि इसी पे पूरा हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी, लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने फिजिबिलिटी के बारे में बहुत डीप स्टडी किया था। फिजिबल नहीं होगा अगर हमारा सारस डॉक्यूमेंट तो आगे का हमारा प्रोडक्ट भी नहीं अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फॉर्मेट पे, जो IEEE ने हमारे सारस के लिए एक फॉर्मेट दिया है। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमारे सारे फॉर्मेट्स बेसिकली निकलते हैं। तो ये फॉर्मेट हमें सारस के लिए मिला है। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या स्पैन करेंगे, पर्पस क्या है हमारे, जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका क्या पर्पस है, स्कोप क्या है, क्या क्या डेफिनेशंस उसमें आ रही है, क्या क्या रेफरेंसेस रहेंगे, क्या ओवरव्यू है, ये सारा कुछ हम इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट इज ओवरऑल डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोजेक्ट। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में हम क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस क्या है, हार्डवेयर इंटरफेसेस क्या है, यूज़र इंटरफेसेस क्या हैं, जितने भी इंटरफेसेस हैं वो हम सारे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में हमने ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर स्पैन किए। उसके बाद ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखा, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में सारे इंटरफेसेस हमने स्पैन किए। नेक्स्ट हमारा है, इसी में 4 टॉपिक्स होते हैं बेसिकली, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अगर हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो हम यहाँ डालेंगे। सपोज अगर हमें कोई लीगल एस्पेक्ट वाला सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें लीगल एस्पेक्ट्स आते हैं, तो ये एक तरह से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि ना ये टेक्निकल है ना नॉन टेक्निकल है। तो अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसमें लीगलाइजेशन वाला कंसेप्ट है तो ये एक तरह से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई है। तो ऐसे वाले रिक्वायरमेंट्स को हम कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो कि इसमें हमें लीगल एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे और कोई लीगल एक्सपर्ट भी रखना पड़ेगा साथ में। तो ऐसे वाले रिक्वायरमेंट्स को जो एक ही सॉफ्टवेयर में या कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में स्पैन होते हैं वो स्पेसिफिक में रखते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वाला जो हेडिंग हम रखेंगे IEEE के SRS फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, दैट विल बी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या क्या टेबल हमने बनाई है अपने SRS में। SRS अच्छा खासा बड़ा डॉक्यूमेंट बनता है, मतलब डिपेंड तो करता है कि सॉफ्टवेयर पे कितना बड़ा हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कितना स्मॉल साइज़ का है, लार्ज साइज़ का है, या मोर कॉम्प्लेक्स है, मेजर प्रोजेक्ट है, माइनर प्रोजेक्ट है, किस टाइप का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बट ये नहीं है कि आप एक पेज में SRS नहीं बना सकते, क्योंकि SRS में ही सारी डिटेलिंग होती है हमारी, मतलब मिनिमम 4 से 5 पेजेस में हम लिखते हैं उसको, मतलब ऐसे कंसाइज रखते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंसाइज इज लाइक कि सारी चीज़ें स्पैन हो जाए अच्छे से, कोई रिपीटेशन नहीं हो, लेकिन इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा भी नहीं कि एक लाइन हमने लिख के छोड़ दिया लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा। अगर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम हमने लिख दिया है, अब पता चल गया हमें कि अटेंडेंस मॉनिटर करने के लिए कोई सिस्टम बन रहा है, लेकिन अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम कॉलेज लेवल पे बनाना है, स्कूल लेवल पे बनाना है, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बनाना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ऐसा टॉपिक, मतलब ऐसे टाइप से हमें कंसाइज का मतलब मैं बता रही हूँ कि ऐसे टाइप से लिखना है कि चीज़ें सारी क्लियर भी हो जाएं और बहुत ज़्यादा हमारे वर्ड्स भी नहीं यूज़ हो, इसको हम कंसाइज बोलते हैं। नेक्स्ट इज अपेंडिसेस। हमारे सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में टेबल ऑफ कंटेंट्स लगते हैं और अपेंडिसेस लगते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा IEEE का फॉर्मेट बन जाता है, मतलब IEEE के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा SRS बन जाता है जब हम ये सारे टॉपिक्स अपने इन 4 फेजेस में कवर कर लेते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जब हम लिख लेते हैं तो हमारा IEEE के अकॉर्डिंग SRS डॉक्यूमेंट बन। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करे हमारा SRS डॉक्यूमेंट। IEEE ने एक फॉर्मेट दे दिया है कि सबको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग SRS बना के देना है, तो सब इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग SRS बना के देता है। नेक्स्ट
वन इज SQA, दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर है, एक एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी नहीं है, लॉजिकल एंटिटी है, बट उसमें भी हमारा क्वालिटी का इशू रहता है। क्वालिटी इज़ लाइक कि किस लेवल तक हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को या यूज़र ने जो फीचर्स बोले हैं उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। क्वालिटी इज़ लाइक एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उस स्टैंडर्ड को हम कितना मैच कर पा रहे हैं, ये क्वालिटी होती है। तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी यही एक क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें मिला हुआ है, उसको एश्योर करना। उसको एश्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं SQA, दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ एन ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसेस दैट कंप्राइज क्वालिटी एश्योरेंस विच इंक्लूड्स। एक ऑडिट होती है जितने भी हमारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। अभी तक हम लास्ट वाले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी प्रोसेस पढ़कर आए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट मॉडल्स, तो बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स और बहुत छोटी छोटी हमारी प्रोसेसेस होती हैं। तो उन सब प्रोसेसेस को इंडिविजुअल लेवल पर ऑडिट करना। ऑडिट क्या होता है, एक तरह से चेक करना, टेस्टिंग करना। ऑडिटिंग इज़ लाइक कि जो चीज़ें कंप्लीट हो गई है उनको देखना एक बार कि ये अच्छे से कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें फिर करेक्शंस बताना, उन करेक्शंस को फिर करेक्टिव मेजर्स में भेजना है कि आपको ये ठीक करना है। तो SQA इज़ व्हाट बेसिकली कि जो हमारी इंडिविजुअल प्रोसेसेस अभी तक इम्प्लीमेंट हुई है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उनको चेक करना, ऑडिट कराना उनकी, जिसमें क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस पे फोकस करना है। क्वालिटी एश्योरेंस पे फोकस करेंगे हम, और जिसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, मेजर्स आएंगे। मेजर्स आर लाइक जितने भी मेजरमेंट से रिलेटेड ये नहीं है कि स्केल से हमें नापना है। मेजर्स आर लाइक कि हमें अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए मिला था 1 महीना, कि आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्रोसेस 1 महीने में कंप्लीट करनी है और हमने उसको कंप्लीट किया 2 महीने में, तो क्या होगा, आगे वाले सारे फेजेस फिर हमारे क्या होंगे, पाइपलाइनिंग में आ जाएंगे ना, सॉरी वेटिंग में आ जाएंगे ना। वेटिंग में आ जाएंगे तो क्या हो गया, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो मेजर्स आर लाइक कि टाइम के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग और एफर्ट्स के या मैन पावर के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्केल से तो कोई नापा नहीं जाती हैं चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करने की बात करते हैं तो हम मेज़र करते हैं उसका टाइम कितना लगा है, कितना डिफाइंड टाइम था, उस डिफाइंड से पहले हमने कर दिया या फिर डिफाइंड के बाद किया। डिफाइंड टाइम के बाद ही करते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद देखते हैं कि कॉस्ट कितनी लगी, जितना बजट किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए दिया गया था। सपोज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए ऑन एन एवरेज ऐसी रफ एक एस्टिमेशन ले लें कि हमने 1 लाख रुपए दिया कि आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करानी है 1 लाख में, और हमने कराई है वो 2 लाख में, तो क्या होगा, फिर बजट तो टोटल उतना ही है, तो बाकी किसी टीम के बजट से फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एफर्ट्स अगर देखें तो हमने क्या किया, डेवलपमेंट की टीम से 4 कैंडिडेट्स लेने थे हमें रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन हमने क्या कर लिया, पूरी डेवलपमेंट की टीम को लगा दिया रिक्वायरमेंट के लिए कि चलो अभी आप खाली हो 1 हफ्ता। फिर क्या हुआ, उनका जो पैरेलल प्रोजेक्ट चलना होता है वो कहीं ना कहीं होल्ड पे चला गया, क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट में बिजी है, अब काम खत्म करके दूसरे प्रोजेक्ट पर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेजर्स में आती हैं। मेजर्स आर लाइक दीज कि टाइम, एफर्ट और क्या कहते हैं हमारा कॉस्ट किस लेवल पर हम देखते हैं। उसके बाद हमारा होता है इंस्पेक्शन देखे जाते हैं कि जब हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रही थी तो उसके बीच में, जैसे हमने बताया था कि रिव्यू मीटिंग होती है, कोड इंस्पेक्शन होते हैं, पीयर सेशंस होते हैं, हमारे टेक्निकल रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं। तो वो सारे सेशंस की रिपोर्ट देखी जाती है इसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में। वो सारे जितने भी इंस्पेक्शंस हमारे हुए होंगे उनकी पूरी रिपोर्ट, क्योंकि जब कोई भी अगर प्रोसेस होती है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर, उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी। उसके बाद रिव्यूज़, जितने भी रिव्यूज़ हुए हैं हमारे, कौन कौन रिव्यूअर रहे हैं, उन रिव्यूअर से भी बात की जाती है कि आपने ये रिव्यू रिपोर्ट बनाई है तो किस बेसिस पर बनाई है, आपको ऐसा क्यों लगा, ऐसा भी तो हो सकता था। तो सारे रिव्यूज़ देखे जाते हैं, रिव्यूअर्स से मिला जाता है, इंस्पेक्शंस देखे जाते हैं, उसके बाद टेस्ट देखे जाते हैं। टेस्टिंग के टाइम पर किस प्रोसेस से रिगार्डिंग कौन सा टेस्ट हुआ है। जैसे अगर कोड है तो कोड की क्या टेस्टिंग की है आपने, किससे कोड टेस्ट कराया है, कितने बग्स आए हैं, फिर उनको रिमूव कैसे किया है। पर्पस इज दैट कि क्वालिटी मेंटेन हो हमारे सॉफ्टवेयर के, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमी है तो वो कमी आगे फॉरवर्ड होकर कस्टमर के पास पहुंच जाए। नेक्स्ट इज कंट्रोल, अगर हम कोई कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाए तो वो देखे जाते हैं। तो बेसिकली SQA में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, मेजर, इंस्पेक्शन, रिव्यू, टेस्ट और कंट्रोल। So that was all about the software quality assurance process. Thank you for today's lecture.
We'll meet in the next one.